गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस पेपर पे चलेंगे। उससे पहले थोड़े से कमेंट्स भी देख लेते हैं। काफ़ी टाइम से हमने कमेंट्स पर डिस्कस नहीं किया है, तो चलिए कमेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कमेंट्स दिख रहे हैं आपको। मदन मोहन जी का आया हुआ है, थैंक्स बोल रहे हैं वीडियो के लिए, वेलकम मोहन जी। फिर अनुश्री गुड आफ्टरनून मैडम बोल रही हैं, तो आपको भी अनुश्री गुड आफ्टरनून। और रवि जी बोल रहे हैं 100 प्रश्नों के वीडियो बनाने के लिए तो ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इतना सारा समय निकालना पॉसिबल नहीं है रवि जी। तो अगर आपके पास बहुत समय है तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और 50 क्वेश्चंस की करके बहुत सारे आपको हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस आंसर मिल जाएंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट के नाम से प्रैक्टिस सेट ए, बी और सी है और डी इस समय चल रहा है। तो अगर आपके पास समय है तो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं ए, बी और सी और डी। तो इनमें से किसी एक को कुछ कथनों को हमको चुनना है। तो देख लेते हैं। ए कहता है यह सीधे किसानों के साथ बनी थी, बिल्कुल सही है। इसके बाद बी कहता है किसान अपनी भूमि बेच सकते थे, ये भी करेक्ट है। फिर भूमि राजस्व समय समय पर परिवर्तित किया जाना था, ये भी करेक्ट होगा। और समस्त भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण तुरंत किया गया था, ये गलत हो रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा ए, बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2015 में। रैयत पद्धति के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को अपनी भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। वह राज्य सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी था। उसे अपनी भूमि को गिरवी रखने तथा बेचने की अनुमति थी। वह अपनी भूमि से उस समय तक वंचित नहीं किया जा सकता था जब तक कि वह समय पर भूमि कर देता है। लगान की अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आर्थिक इतिहासकार की रिएक्टर सारणी पर मापा गया अब तक का सबसे व्यापक भूचाल निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है द ओपन डोर, द न्यू ड्रिल, द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा द ग्रेट डिप्रेशन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2015 का। आर्थिक इतिहासकार की रिएक्टर सारणी पर मापा गया अब तक का सबसे व्यापक भूचाल, यह कथन द ग्रेट डिप्रेशन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम था। तो कौन सा था किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी को आता होगा। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। टीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 से ही अंग्रेज शासकों के लिए एक समस्या बनी हुई थी और जिस समय कॉर्नवालिस भारत आया उस समय भी उस पर पर्याप्त वाद विवाद चल रहा था। 1784 में पिट इंडियन एक्ट द्वारा कंपनी को बंगाल में स्थायी भूमि प्रबंध करने की सलाह दी गई। 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल में लगान की स्थायी व्यवस्था लागू कर दिया, जिसके अनुसार भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग जमींदार अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखता था। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था। तो प्रथम व्यापारिक जो केंद्र था वो था सूरत।
ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। अंग्रेजी कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। 1608 में हॉकिंस मुगल दरबार में व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने हेतु पहुंचा। उसने मुगल बादशाह जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। विभिन्न अवरोधों के बाद 1613 में अंग्रेजों को स्थायी रूप से सूरत में व्यापारी केंद्र खोलने की अनुमति मुगल दरबार से प्राप्त हुई। यद्यपि इससे पहले 1611 ईस्वी में अस्थायी रूप से मछलीपट्टनम में भी अंग्रेज अपना केंद्र बना चुके थे। उस परमिट को क्या कहा गया जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को सन 1757 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? गैस कर सकते हैं आप। दस्तक, औरंगा, जकात या गोमशा। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दस्तक। टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, अगर आप टीजीटी हिस्ट्री का पेपर या पीजीटी हिस्ट्री का पेपर देखना चाहते हैं, एनटीए यूजीसी नेट के ओल्ड पेपर देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे जिसमें बहुत सारे ओल्ड पेपर मैंने अपलोड किए हैं, तो उसके माध्यम से भी आप ओल्ड पेपर की स्टडी कर सकते हैं। उस परमिट को दस्तक के नाम से जाना जाता था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग करने के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी। सन 1717 ईस्वी में फारूक शिया द्वारा कंपनी को दिए गए फरमान में 2% चुंगी न देने की छूट दी गई। इस दस्तक प्रथा के दुरुपयोग के मद्देनजर रखते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? तो ये एकाधिकार खोया गया है 1813 में। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये अधिकार समाप्त हो गया था। टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसके चीन के व्यापार तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। अब सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की आज्ञा दे दी गई और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत चीन का व्यापार व चाय के व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना? इसमें डेट हमें गैस करना है। तो ये बना है 1936 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1905 में ये भी प्रश्न आया हुआ है। टीजीटी हिस्ट्री 2003 का प्रश्न आया है। 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को समाप्त करके बंगाली व भारतीय राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया, जिसे 1911 में रद्द कर दिया गया तथा इसी के साथ उड़ीसा तथा बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके 1936 ईस्वी में दोनों प्रांतों को अलग अलग राज्य बना दिया गया। किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी दिया था? तो ये थ्योरी देने वाले थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2000 का ये प्रश्न रहा है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत या इंग्लिश में कहें तो ड्रेन थ्योरी दिया था। धन निकासी से आशय उन समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल एवं उत्तरदायित्व के प्रदान किए गए। धन निकासी के सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख निम्न में से कौन सी थी?
तो वो थी शोरा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2000 का प्रश्न आया है। 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में शोरा तथा सूती वस्त्र प्रमुख थे। भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई? तो ये हड़ताल हुई है 1885 ईस्वी में बम्बई कपड़ा मिल में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2000 में ये प्रश्न आया हुआ है। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना से हुई। इस कारखाने की स्थापना में भारतीय पूंजी तथा भारतीय प्रबंध ही प्रमुख था। भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल 1885 ईस्वी में बम्बई स्थित कपड़ा मिल में हुई थी और 1882 से 1890 तक बम्बई तथा मद्रास में हड़ताल की संख्या 25 तक पहुंच गई। इन आंदोलनों का नेतृत्व एन.एम. लोखंडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ भी प्रश्न को मैं छुपा नहीं पा रही हूँ, प्रश्न के उत्तर को, तो फिलहाल इसको ऐसे स्टडी कर लेते हैं। कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? कांग्रेस की जो कृषि नीति की घोषणा हुई है वो हुई है फैजपुर में। पीजीटी हिस्ट्री 2002 का ये प्रश्न रहा है। फैजपुर जो कि बंगाल में है, में 1937 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि नीति की घोषणा की गई। यह पहला अवसर था जबकि कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ। फैजपुर बंगाल के इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बंगाल के कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए। तो कौन थे वे? वे थे जुलाहे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2002 का ये प्रश्न रहा है। भारत में 1800 से 1850 के काल को अनऔद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। इस काल में सर्वाधिक हानि भारत के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग विशेषकर बुनकरों को हुई। कंपनी तथा ब्रिटिश पूंजीपतियों ने मिलकर भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को पूर्णतः नष्ट कर दिया। करघा और चरखा जो पुराने भारतीय समाज की धुरी के रूप में प्रसिद्ध थे को तोड़ डाला तथा भारतीय बाजारों में लंकाशायर और मैनचेस्टर में निर्मित कपड़ों से भर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में धन निकासी के विचार की व्याख्या किसने दी है? ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और सभी को उत्तर इसका पता होगा। तो वो थे दादा भाई नौरोजी। टीजीटी हिस्ट्री 2002 का ये प्रश्न रहा है। अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचार की व्याख्या दादा भाई नौरोजी ने की। इनके द्वारा धन निष्कासन के सिद्धांत को अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रतिपादित किया गया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मुझे याद आ रहा है कि ये नेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलुकदार व्यवस्था का संबंध था। तो इस व्यवस्था का संबंध है अवध से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2002 का ये प्रश्न रहा है। तलुकदारी व्यवस्था अवध प्रांत से संबंधित थी जो कि महलवाड़ी व्यवस्था के पर्याप्त रूप में थी। महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के 30% हिस्से में लागू थी। हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पेंसर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑल इंडिया स्पेंसर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई है महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और ये प्रश्न आया है पीजीटी हिस्ट्री 2003 का। भारतीयों की अत्यधिक गरीबी को कम करने और भारतीयों को यूरोपीय माल का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए के तरीकों के रूप में भारतीय हाथ से बने और बुने हुए कपड़े के निर्माण
और खादी को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी द्वारा आंदोलन शुरू हुआ। इसी के लिए हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडियन स्पेंसर्स एसोसिएशन की स्थापना 6 नवंबर 1904 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में लागू स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के नाम से जुड़ी है? तो इसका तो उत्तर सभी को पता होगा, ये थे कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2003 का प्रश्न रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में लागू इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ये ध्यान रखिएगा, इस्तमरारी भी इसे कहा जाता है, इस पर भी काफ़ी प्रश्न बनता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम से जुड़ी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1889 ईस्वी में सर जॉन शोर ने भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करके नई भू पद्धति की रूपरेखा सामने रखी, जो 22 मार्च 1793 में स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक थे, तो ये लेखक हैं रोमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रोमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है। इसमें उन्होंने धन के बहिर्गमन के बारे में वर्णन किया, यानी धन किस तरह से भारत से बाहर गया। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? तो इसका जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों का समर्थन करने वाला कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ, स्थायी बंदोबस्त की वजह से हुआ। तो ये पीजीटी हिस्ट्री 2009 का प्रश्न रहा है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई, जिसमें भूमि लगान का 10/11वां भाग कंपनी सरकार को देना था और 1/11 भाग जमींदारों को अपनी सेवा के लिए अपने पास रख लेना था। इस स्थायी बंदोबस्त से अंग्रेजों का समर्थन करने वाला एक कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ, जो भारत की आज़ादी तक उनका समर्थक बना रहा। किनका? तो अंग्रेजों का समर्थक बना रहा। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? सर्वप्रथम जो लिखने वाले थे, अगर सर्वप्रथम की बात आती है तो वो आ जाते हैं दादा भाई नौरोजी। पीजीटी हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम दुनिया को 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में अपने लेख इंग्लैंड डेथ टू इंडिया के माध्यम से बहिर्गमन, धन के बहिर्गमन यानी बाहर जो धन का हमारे इंडिया से बाहर गया है, उसके बारे में संबंधित तथ्यों को सिद्ध करके बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हिटले कमीशन संबंधित था, तो ये संबंधित था श्रम से। ये भी पीजीटी हिस्ट्री 2011 का प्रश्न है। भारत में औद्योगिक उपक्रमों से श्रमिकों की मौजूदा स्थिति की जानकारी के लिए 1929 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर की स्थापना की गई। इस आयोग की अध्यक्षता जॉन हैरी हिटली कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग ने 1931 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के तहत भारत में गरीबी का मुख्य कारण भारत का पिछड़ा हुआ सामाजिक और औद्योगिक ढांचा था। और यहाँ हम आगे अपने लास्ट क्वेश्चन पे, कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी कंपनी तथा उपहार लेने बंद कर दिया। फिर से देख लेते हैं। कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया। किसने बाध्य किया? ऐसा प्रश्न बन रहा है कि किसने ऐसा करने के लिए बाध्य किया था? तो ये बाध्य करने वाला था कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2011 का प्रश्न रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बाध्य किया था।
तो फ्रेंड्स अब टाइम आ गया है प्लेलिस्ट देखने का कि इस चैनल पर कौन कौन से वीडियो अपलोड हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारी स्टडी ढूंढ रहे हैं, जैसा कि रवि जी ने लिखा था 100 क्वेश्चन के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और ओल्ड पेपर के माध्यम से अगर स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। तो एक बार मैं वॉच करा देती हूँ। आप प्लेलिस्ट पर नाम पड़े हुए हैं, सॉरी थंबनेल पर नाम दिए गए हैं, और उसे पढ़कर जान सकते हैं कि इसमें किस तरह के वीडियो आपको मिलेंगे। अगर आप डिस्क्रिप्टिव वे में हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं और शॉर्ट में, तो इस पर 108 वीडियो अवेलेबल हैं। तो इसके माध्यम से भी अपनी हिस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं आप। तो यहाँ आप देख लें और अपने पसंद का जो भी आपको इसमें वीडियो देखना है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लेंगे। तो वहाँ जाके लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।